अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर की रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज हम अपना ये चैप्टर डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर्स नेटवर्क जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सर्किट स्विचिंग मेथड। तो सर्किट स्विचिंग मेथड जो हमने डिस्कस किया था, तो हमने ये डिस्कस किया था कि एक डेडिकेटेड लाइन जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है सर्किट स्विचिंग मेथड में। आपकी जो पीटीसीएल के जो कनेक्शंस होते हैं लैंडलाइन नंबर्स के, वो सर्किट स्विचिंग मेथड के थ्रू जो है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इसमें हमारा एक सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होता है। तो इसमें हमारे पास ये देखें, सर्किट के थ्रू हम इसका एक डेडिकेटेड पाथ जो है वो हम इस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मैसेज स्विचिंग है। इसमें मैसेज को हम डिफरेंट पाथ्स पे जो है वो राउट कर देते हैं। जैसे ए से बी को हमने अगर कोई मैसेज सेंड करना है तो इसके दो पाथ बनते हैं। आप 1 से 5 और 5 से 4 की तरफ भी आप इसको राउट कर सकते हैं, जबकि एक और भी पाथ अवेलेबल है 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, फिर देन बी तक ये पहुंच सकता है। मैसेज स्विचिंग के बाद हमने डिस्कस किया था ब्रॉडकास्ट मेथड। उसमें यह होता है कि हमारे पास एक ही चैनल होता है, ट्रांसमिशन मीडियम होता है, उस पर हम एक नोड जो होता है वो मैसेज को जो है वो सेंड कर देता है, और इसी ब्रॉडकास्ट चैनल के साथ और भी जो है वो अटैच हुए होते हैं नोड्स, और डेस्टिनेशन नोड जो होता है वो इनफैक्ट इस मैसेज को जो है वो रीड कर लेता है। इसके बाद हमने राउटिंग टेक्निक्स को देखा था कि सोर्स राउटिंग एक टेक्निक अवेलेबल होती है जिसमें सोर्स नोड होता है जिसने कोई चीज़ सेंड करनी होती है, उसकी सिलेक्शन होती है कि वो कौन सा इंटायर पाथ सेलेक्ट करके मैसेज को राउट करता है। जबकि दूसरा हमारे पास मेथड होता है होप बाय होप राउटिंग। इसमें हर नोड के ऊपर ये डिसीजन होता है कि कौन सा पाथ जो है वो ऑप्ट किया जाए। उसके बाद हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को डिस्कस किया था। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं कि दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कि हमने कंप्यूटर्स को किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरीके से हमने रखना है। उसकी भी काफ़ी टेक्निक्स अवेलेबल थी। सबसे पहली टेक्निक हमने डिस्कस की थी स्टार नेटवर्क। उसमें हम एक होस्ट होता है और उसके डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं। ये जो कंप्यूटर से अटैच हुए हैं ये क्लाइंट्स हैं। तो ये जो क्लाइंट्स होते हैं वो इनफैक्ट इसके साथ अटैच हुए होते हैं। तो चूँकि इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से की जाती है कि ये स्टार की तरह जो है वो नज़र आता है, तो इसको हम स्टार नेटवर्क कहते हैं। इसके अलावा रिंग नेटवर्क भी होता है जिसमें हम कंप्यूटर्स को रिंग की फॉर्म में जो है वो इसके अंदर प्लेस करते हैं। जैसे ये डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं और ये रिंग की फॉर्म में जो है वो प्लेस हुए हैं। कम्प्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क में हर नोड के साथ जो है वो कनेक्ट हुआ है। अब अगर यहाँ पर देखें तो रिंग नेटवर्क में ये नोड इसके साथ तो अटैच है लेकिन इसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। लेकिन कम्प्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क में ये सारे नोड जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली अटैच होते हैं। मल्टी एक्सेस बस नेटवर्क में एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन होती है, उसके ऊपर डिफरेंट कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। लेट्स सपोज अगर इस कंप्यूटर ने कोई मैसेज सेंड करना है तो वो इसमें सेंड करेगा, और चूँकि ये एक ही सिंगल ट्रांसमिशन लाइन होती है तो वो जिस कंप्यूटर को उसने सेंड किया है वो उसी का डेस्टिनेशन एड्रेस उसमें होता है, और वही कंप्यूटर जो है वो उसको रिसीव कर सकता है। हाइब्रिड नेटवर्क्स हमने डिस्कस किया था। हाइब्रिड का मतलब होता है कि कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। तो बाज़ औक़ात हम एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे
रिंग टोपोलॉजी के साथ हमने स्टार टोपोलॉजी को अटैच कर दिया, स्टार टोपोलॉजी के साथ हमने कम्प्लीटली कनेक्टेड जो है टोपोलॉजी उसको हमने इसके साथ अटैच कर दिया। इसको हम कहते हैं हाइब्रिड नेटवर्क्स। नेटवर्क टाइप्स भी हमने डिस्कस की थी पहले, तो हमने डिस्कस किया था लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क वो होता है जो कि एक विद इन अ बिल्डिंग में होता है, ये स्पेसिफिक एरिया में इस्टेब्लिश हुआ होता है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में विद इन अ बिल्डिंग जो है कंप्यूटर्स रखे होते हैं, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसमें ट्रांसमिशन रेट भी ज़्यादा होता है क्योंकि एरिया कम होता है। इसके अलावा हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसको वैन बोलते हैं। और ये एक बिल्डिंग में लोकेटेड नहीं होता, इसका एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। एक और भी हाइब्रिड ऑप्शन होती है जिसको हम मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो लैन और वैन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके खसूसियात होती हैं, उसको मिला के मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर हमने बात की कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल का हमने डिस्कस किया था एक कॉमन एग्जांपल के थ्रू के जब कोई पॉलिटिकल पर्सन या सिक्योरिटी पर्सनल या कोई टॉप मैनेजमेंट में अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है अगर वो किसी प्लेस का विज़िट करते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल में क्या क्या चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि कौन सा रूट जो है या कौन सा रास्ता ऑप्ट किया जाएगा। और इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ व्हीकल्स भी की जाती है कि किस तरीके से अरेंजमेंट ऑफ व्हीकल होगी। जैसे गाड़ी के सामने जो है वो आप देखेंगे कि मोटर बाइक्स होती हैं, हैवी मोटर बाइक्स पुलिस की। उसके बाद फिर एक दो गाड़ियाँ होती हैं और दरमियान में जाके जो सिक्योरिटी पर्सनल होता है वो होता है, और उसके पीछे भी गाड़ियाँ होती हैं, और एंड पे जो है एम्बुलेंस भी जो है वो उस वक़्त अवेलेबल होती है। तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ व्हीकल्स भी की जाती है। इसके अलावा सिक्योरिटी के पैरामीटर्स भी किए जाते हैं। और हम देखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई थ्रेट होता है तो हम उसके रूट को भी चेंज कर देते हैं। तो अगर ये प्रोटोकॉल की समझ आ गई तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में भी मोरलेस इसी तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे डाटे को किस सीक्वेंस में रखा जाए, इसका कौन सा रूट जो है वो ऑप्ट किया जाए, उसकी फॉर्मेटिंग कैसी की जाए। फ़्लो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि डाटा रेट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। एरर कंट्रोल का मतलब है कि कम से कम एरर जो है वो आए। जैसे हमने डिस्कस किया था कि ओवर द नेटवर्क हमारा जो डाटा होता है वो इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स जो है वो ट्रैवल करता है, और डेस्टिनेशन पे जो पैकेट्स होते हैं उसको रीजनरेट किया जाता है। तो उस सूरत में जो है वो एरर्स जो है वो क्रिएट किए हो सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोटोकॉल जो है वो स्पेशल मैकेनिज़्म जो है वो ऑप्ट करता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि डाटा सिक्योरिटी होनी चाहिए और लॉग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये लास्ट टाइम हमने डिटेल से चीज़ें डिस्कस की थी। और आज का हमारा टॉपिक है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, NIC। बेसिकली दिस इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउस ए कंप्यूटर टू बी कनेक्टेड टू ए नेटवर्क बोथ फंक्शनली एंड फिज़िकली। तो अब इसमें दो चीज़ें हो गई हैं कि इसको फिज़िकली किसी कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के साथ जो है वो ये डिवाइस जो है वो कनेक्ट करती है, और फंक्शनली भी करती है। तो ये बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस होगी, एक चिप होती है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इंस्टॉल ऑन टू वन ऑफ द एक्सपेंशन स्लॉट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये लोकेशन बताई हुई है कि कंप्यूटर की कौन सी लोकेशन पे ये सर्किट जो है वो इंस्टॉल हुआ होता है। प्रोवाइड्स ए पोर्ट ऑन द बैक टू विच द नेटवर्क केबल इज़ अटैच्ड। तो अगर आप इसको व्यू करें, अगर आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में देखें तो बैक साइड पे जो है नेटवर्क
केबल के लिए उसकी एक पोर्ट बनी होती है जिसमें आप जो है वो नेटवर्क की केबल जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल जो कि डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस किया जाता है। आल्दो कि मैं इतनी डेप्थ में तो नहीं चाहूँगा, मैं तो सिर्फ आपकी फाउंडेशन रखूँगा कि OSI मॉडल क्या होता है, उसकी कितनी लेयर्स होती हैं और वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करती हैं। तो डिटेल से तो आप आपके सेमेस्टर में नेक्स्ट सेमेस्टर्स में एक पूरा जो है वो लेक्चर, एक पूरा जो है वो सेमेस्टर होगा जिसमें आप 4 मंथ्स में डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क पढ़ेंगे। उसमें आप डिटेल से ये चीज़ें करेंगे। तो उसकी फाउंडेशन जो है वो मैं इस लेक्चर में जो है वो आपकी रख दूँगा। द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो OSI स्टैंड फॉर व्हाट? द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज़ अ फ्रेमवर्क। तो ये एक फ्रेमवर्क हो गया फॉर डिफाइनिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर लिंकिंग हेट्रोजीनियस कंप्यूटर्स इन अ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। तो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो एक फ्रेमवर्क डिफ़ाइन किया गया है जिसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल। Standardized OSI protocols makes it possible for any two heterogeneous computer system located anywhere in the world to easily communicate with each other। तो इसमें OSI प्रोटोकॉल्स इस चीज़ को इनेबल करते हैं कि दो डिफरेंट कंप्यूटर्स जो होते हैं और उनकी लोकेशन भी डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है और डेल ने बनाया हुआ है और यूरोप में कोई एक पर्सन बैठा हुआ है जो कि जिसको एप्पल कंपनी ने बनाया हुआ है, तो हमारे ये दो कंप्यूटर्स डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट हार्डवेयर के साथ इस वक्त लोकेटेड हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो OSI प्रोटोकॉल्स जो होती हैं वो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को पॉसिबल करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेपरेट सेट ऑफ प्रोटोकॉल इज़ डिफाइंड फॉर ईच लेयर इन इट्स 7 लेयर्स आर्किटेक्चर। ईच लेयर हैज़ एन इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं और हर लेयर की अलग फंक्शनैलिटी होती है और वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट होती हैं और हर लेयर की का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। ये हमारे पास आपको ये नज़र आ रहा होगा, हमारे पास एक नोड 1 है और एक नोड 2 है। तो नोड 1 में हमारे पास जो है जो 7th लेयर है वो लेयर है। लेयर 6 को प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं, 5th लेयर को सेशन लेयर और 4th लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर। 3rd लेयर हमारी नेटवर्क की होती है और 2 लेयर डाटा लिंक की होती है और 1st लेयर जो है होती है वो फिज़िकल लेयर होती है। आपको डायग्राम से ही पता लग रहा है कि फ़िज़िकल जो लेयर होती है वो दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करती है, जबकि कोई दूसरी ऐसी लेयर नहीं है जो कि फ़िज़िकली कनेक्ट करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेयर 1 जो है वो फ़िज़िकल लेयर दूसरे जो नेटवर्क के ऊपर नोड होता है उसके साथ कनेक्ट हुई होती है। इसके अलावा जब लेयर 1 को लेयर 1 दूसरे नोड के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, जिस प्रोटोकॉल के साथ करते हैं, तो उसको हम फिज़िकल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल प्रोटोकॉल में क्या चीज़ें होती हैं, डाटा लिंक पे कौन सी होती हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर कौन सी होती हैं। इस तरह हमारे पास और भी डिवाइसेस होती हैं, जैसे राउटर्स हैं, ब्रिजेस हैं हमारे पास। ये जो डिवाइसेस होती हैं वो डिफरेंट लेयर्स पे ऑपरेट करती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो ब्रिजेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, वो कहाँ कहाँ पर ऑपरेट कौन कौन सी लेयर पे ऑपरेट किए जाते हैं।
ये एक एग्जाम्पल की मदद से बताया गया है। एन एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिंग ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज एम। तो इस एग्जाम्पल की मदद से बताया हुआ है कि कोई भी हमारे पास एक मैसेज एम है, उसको सेंडिंग नोड सेंड करती है किसी दूसरी नोड के ऊपर। ये रिसीविंग नोड है, यानी कि ये एक हमारे पास कंप्यूटर है, उसने एक मैसेज सेंड किया। रिसीविंग एंड पे एक और कंप्यूटर है, उस तक मैसेज किस तरीके से पहुंचता है। तो हर लेयर के ऊपर उसका एक अपना हेडर होता है। हेडर में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे सेंडर जो है जब वो मैसेज सेंड करता है तो हमारे पास जो एप्लीकेशन लेयर होती है, ये हमारी 7वीं लेयर है। जैसे ये हम देखें ना, ये हमारी 7वीं लेयर है। तो 7वीं लेयर पे एक हेडर अटैच हो जाता है। तो हेडर में क्या चीज़ होती है, उसमें हो सकता है इसमें रिसीविंग नोड का जो है वो इसका एड्रेस होता है कि किस कंप्यूटर को ये मैसेज रिसीव हो, क्योंकि ये जो मैसेज होता है ये ओवर द नेटवर्क ट्रैवल कर रहा होता है। तो ओवर द नेटवर्क तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से अटैच होते हैं। तो कौन सा कंप्यूटर जो है वो इसको रिसीव करे, और जौन सा कंप्यूटर रिसीव करेगा वो इस हेडर की इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन इस हेडर में होती है। इसी तरह जब हमारे पास यही मैसेज प्रेजेंटेशन लेयर के पास आता है तो वो भी अपना एक हेडर अटैच करता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो लेयर्स होती हैं वो भी अपने अपने हेडर्स अटैच करती हैं, और हेडर्स में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब हेडर तो मैं डिटेल से आपको नहीं बता सकता कि हेडर में कौन कौन सी डिटेल से इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में करेंगे। तो एंड वाला जो हमारी फ़िज़िकल लेयर होती है, तो वो जो फ़िज़िकल लेयर होती है वो इसके अंदर ट्रेलर जो है वो अटैच करती है। तो मैसेज जो हमारा होता है, जो यहाँ से चला है, तो उसके साथ इतनी चीज़ें अपेंड हुई होती हैं, अटैच हो गई होती हैं। तो यही मैसेज सेंड कर दिया जाता है दूसरे नोड को। जब दूसरे नोड तक पहुँचता है तो यहाँ भी एक फ़िज़िकल लेयर है। कैसे पता लगा, यहाँ से पता लगा कि हमने लेयर 1 से लेयर 1 जो दूसरे नोड की है जो है उसके साथ अटैच होती है, ये नेटवर्क के थ्रू अटैच होती है। तो जब ये मैसेज यहाँ तक पहुँचता है तो फिर अगेन इसको डीकोड किया जाता है, और एंड पे जाके हमारे पास जो है वो मैसेज जो है वो इस रिसीविंग नोड तक आ जाता है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो एरो की मदद से आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हर मैसेज के साथ हेडर जो है वो अटैच हो रहा है, और यहाँ तक पहुँचता है तो हर मैसेज के साथ जो है वो हेडर डी अटैच होता है। तो इस तरीके से OSI मॉडल जो है वो काम करता है। इंटरनेट वर्किंग इंटरनेट वर्किंग two or more networks to form a single network is called internet working, and the resulting network is called internet work. इंटरनेट वर्किंग को अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमारा ये जो इंटरनेट है उसको हम इंटरनेट वर्किंग कहते हैं। उसमें ये होता है कि ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होता है। एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ अटैच होता है, और हज़ारों नेटवर्क्स अटैच जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। Goal of internet working is to hide the detail of different physical networks so that resulting internet work functions as a single coordinated unit. तो इंटरनेट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उन तमाम नेटवर्क्स की जो है इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं एक आम यूज़र से, जिससे हमें क्या चीज़ मिलती है, हमें एक प्रॉपर फंक्शंस मिलते हैं। टूल्स सच एज ब्रिजेस, राउटर्स एंड गेटवेज आर यूज फॉर इंटरनेट वर्किंग। तो इंटरनेट को इनेबल करने के लिए, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ अटैच करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं या डिवाइसेस होती हैं, जैसे ब्रिजेस हो गए, राउटर्स हो गए, गेटवेज हो गए। द इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ
एन इंटरनेट वर्क, तो ये मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दे दी है। अब हम आते हैं ब्रिजेस ऑपरेट एट बॉटम 2 लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल। तो OSI मॉडल के बॉटम पे हमारे पास 2 लेयर्स हैं, एक फिज़िकल लेयर है और एक डाटा लिंक लेयर है। तो इस लेयर के ऊपर हमारे जो एक डिवाइस होती है उसको कहते हैं ब्रिजेस। तो ये ब्रिजेस जो है वो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। कनेक्ट द नेटवर्क्स दैट यूज़ द सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अबव डाटा लिंक लेयर बट मे यूज़ डिफरेंट प्रोटोकॉल एट फिज़िकल एंड डाटा लिंक लेयर। तो ये इनफैक्ट सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं जो पहले से डाटा लिंक लेयर पे जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन फ़िज़िकल लेयर के ऊपर ये ब्रिजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है राउटर्स। राउट से है कि आपने किसी चीज़ को रास्ता देना है या ऑप्ट करना है। ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो राउटर्स को हम देखते हैं, नेटवर्क लेयर कहाँ पर है हमारी, ये हमारे पास नेटवर्क लेयर है। यहाँ पर जो है वो हमारा राउटर जो है एक डिवाइस है जो ट्रैफिक को राउट करता है, वो यहाँ पर जो है वो प्लेस किया जाता है। Used to interconnect those networks that use the same high level protocols above the network layer। तो इससे ऊपर वाले जो नेटवर्क लेयर्स से अबव जो होते हैं, जैसे सेशन लेयर हो गया, डाटा लिंक लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया और एप्लीकेशन लेयर हो गई, उनमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके साथ ये कनेक्टिविटी देता है। स्मार्टर दैन ब्रिजेस एज दे not only copy the data from one network segment to another but also chooses the best route for the data by using routing table। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो राउटर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रिजेस स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट का मतलब होता है कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा होती है। ये ना सिर्फ जो है नेटवर्क के सेगमेंट को कॉपी करते हैं बल्कि इनके पास एक राउटिंग टेबल होता है। तो राउटिंग टेबल में क्या होता है कि हमारे पास टोटल कितने पाथ्स हैं और कितने पाथ्स नेटवर्क के इस वक्त अवेलेबल है, कितने ट्रैफिक की कंजेशन है, मतलब क्राउडेड है उस वक्त, और कौन से ऐसे पाथ हैं जिसमें कंजेशन कम है। और उन राउटिंग टेबल्स के थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमने इस डाटे को किस तरफ ट्रैवल करना है। तो ये कहाँ पर डिसीजन होता है, ये राउटर्स डिसीजन करते हैं और किस लेयर पे करते हैं, नेटवर्क लेयर पे करते हैं। फिर हम बात करते हैं गेटवेज की। तो गेटवेज जो होते हैं दिस आर ऑपरेट्स एट द टॉप 3 लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल्स, जैसे सेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया और एप्लीकेशन लेयर हो गया। तो ये 3 लेयर्स के ऊपर जो है ये ऑपरेट करते हैं गेटवेज। यूज़ फॉर इंटरकनेक्टिंग डिसिमिलर नेटवर्क्स दैट यूज़ डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो अब ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क के ऊपर सारे ही सेम ही प्रोटोकॉल हों, तो वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वो डिफरेंट प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं तो गेटवेज जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं भी लेकिन वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। सिंस गेटवेज इंटरकनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स प्रोटोकॉल कन्वर्जन इज़ द मेजर जॉब परफॉर्म्ड बाय देम। तो इनकी जो मेजर जॉब है गेटवेज की यही है कि अगर हमारे नेटवर्क सिमिलर नहीं है, प्रोटोकॉल सिमिलर नहीं है, तो एक प्रोटोकॉल की फंक्शनैलिटी को या कनेक्टिविटी को दूसरे नेटवर्क के अंदर ट्रांसलेट करना, ये सबसे बड़ी इसकी गेटवेज की जो है वो फंक्शनैलिटी होती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 17 डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क जो है वो कंप्लीट किया। आपके सिलेबस में
इस चैप्टर में जो है वो गेटवेज तक जो है वो मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 20, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कि आपके कंप्यूटर्स की कितनी टाइप्स के कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से किस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स टुडे, आजकल के कंप्यूटर्स में कौन कौन सी टाइप्स अवेलेबल हैं, characteristics features of various types of computers in use today। तो characteristics मीन के इनकी कौन कौन सी खसूसियात हैं जो इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनली कंप्यूटर्स वर क्लासिफाइड बाय देयर साइज, प्रोसेसिंग स्पीड एंड कॉस्ट। तो अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो कंप्यूटर को किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके साइज़ के थ्रू कर सकते हैं। अगर उनकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है तो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, प्रोसेसिंग स्पीड कम है तो उनकी कॉस्ट भी कम होगी। बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स कंप्यूटर्स वर क्लासिफाइड एज माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। तो अगर हम कंप्यूटर्स को क्लासिफाई करें तो हमारे पास 4 कैटेगरीज आ जाती हैं कि माइक्रो कंप्यूटर्स बहुत छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो उससे बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं, और सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो सबसे बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। हाउएवर विद रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज दिस क्लासिफिकेशन इज़ नो मोर रेलेवेंट। तो अब चूँकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ रही है, चेंज हो रही है, तो अब इसमें जो है ये क्लासिफिकेशन जो है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं कर रही। टुडे कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ यूज़। तो अब जो कंप्यूटर्स हैं उनको अब हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि उसका हमने यूजेज कैसे करना है। जैसे आपकी मोबाइल डिवाइसेस हैं तो मोबाइल डिवाइसेस तो फ़ोन का तो काम करती हैं, लेकिन एक प्रॉपर एक बड़े कंप्यूटर का भी काम साथ कर रही होती हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास नोटबुक कंप्यूटर्स भी होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स भी होते हैं, वर्क स्टेशंस, मेन फ्रेम सिस्टम, सुपर कंप्यूटर्स, क्लाइंट्स एंड सर्वर कंप्यूटर्स और हैंड हेल्ड्स कंप्यूटर्स। यह आपकी मोबाइल डिवाइसेस होती हैं। अगर इसको जेनेरिकली देखा जाए तो ये हैंड हेल्ड्स कंप्यूटर भी कहते हैं या हैंड हेल्ड्स डिवाइसेस भी कहते हैं। तो नेटवर्क कंप्यूटर्स में नोटबुक कंप्यूटर्स में सबसे पहले आपके लैपटॉप आ जाते हैं। तो अमूमन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप होते हैं, उनके पास एक स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होता है, इसके अलावा आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हेडफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी की पोर्ट होती है। तो इस तरीके से ये जो आपके होते हैं कंप्यूटर्स उसको नोटबुक कंप्यूटर्स कहते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर्स मेनली मीन फॉर यूज बाय पीपल हु नीड कंप्यूटिंग रिसोर्स वेयर एवर दे गो। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हमारी जो डिवाइस है ये उन लोगों के लिए बनाई हुई है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, तो बजाय कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर वो उठा के चलें, वो उनके पास नोटबुक होती है, वो आसानी से उसको एक बैग में रख लेते हैं और उसको जो है वो किसी भी जगह पे जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द साइज़ ऑफ, इससे बड़ी भी नोटबुक इस वक्त अवेलेबल है। वेट अराउंड 2 kg ओनली, 2 kg से भी ज़्यादा अवेलेबल हैं, कम भी अवेलेबल हैं। comfortably placed on one laptop while being used, hence they are also called laptop PCs को laptop PC भी कहते हैं। led with display screen in foldable in a manner that when not
in use it can be folded to flush with keyboard to convert the system into notebook form। तो चूँकि ये आपके पास ये कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। इसकी एक फ्लैश स्क्रीन होती है, इसको आप टर्न डाउन कर देते हैं और इसको आप अपने बैग में जो है वो रख लेते हैं। इसके ऊपर कीबोर्ड जो है वो प्लेस होता है। डिज़ाइन टू ऑपरेट विद चार्जेबल बैटरीज, ऑब्वियसली इसकी बैटरी चार्जेबल होती है। मोस्टली यूज़ फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, कंप्यूटिंग, डाटा एंट्री एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इस नोटबुक ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कि जी आप MS वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, एक्सेल कर लेते हैं, पावर पॉइंट कर लेते हैं, इसके अलावा और डाटा एंट्रीज इसमें आप कर लेते हैं। नॉर्मली आपके नोटबुक के ऊपर MS DOS होती है या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब तो और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं। अगर आपने एप्पल लिया है, एप्पल की कंपनी का लिया तो उसके ऊपर मैकिंटॉश होता है। और इसके अलावा लिनक्स के भी डिफरेंट वर्जन्स आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। सम मैन्युफैक्चरर्स आर आल्सो ऑफरिंग मॉड्स विद GNU लिनक्स और डिस्ट्रीब्यूशन और इट्स डिस्ट्रीब्यूशंस, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिए। Each device of laptop is designed to use little power and remain suspended if not used। तो ये कुछ इस तरीके से किया जाता है कि इवन के जब आपका कंप्यूटर चल रहा होता है तो अगर ज़्यादा अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो आप की स्क्रीन जो है उसके ऊपर आहिस्ता से जो है वो आपको उस पावर सेविंग मोड में चले जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके नोटबुक पे होता है। तो होपफुली स्टूडेंट्स इस लेक्चर की मदद से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होती हैं, उनकी क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। और आज हमने जो है वो स्टार्ट किया है कि एक कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन कैसी होती है, किस तरह करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रोसीड करेंगे। टेक केयर।